आपाधापी के साथ में आदमी अपना पूरा प्रयत्न तो करता रहता है, मगर कहीं न कहीं उसकी ऊर्जा में कमी आ जाती है, उसकी एनर्जी में कमी आ जाती है, स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है। ये भी एक ऐसा है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखना, हमारी एनर्जी लेवल को हमेशा हाई रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में पता ही नहीं कब क्या हो, अचानक भाग दौड़ करना पड़े। हमने नक्की कर लिया है कि हम सवेरे दोपहर शाम रात खा लेंगे, ठीक है, रात को बराबर सो लेंगे, ठीक है, अमुक काम कर लेंगे, ठीक है, लेकिन अचानक कुछ इमरजेंसी आ गई, आपको भागना पड़ा। अब ताकत ही अगर नहीं है तो कैसे आगे बात बढ़ेगी? योग में हमेशा कहते हैं कि इंसान के पास बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड है शरीर में, आपको जब चाहिए आप उसको उजागर कर सकते हैं। जिंदगी में कोई भी जब सिचुएशन हमारे पसंद की ना हो, when we don't like a particular situation, जब हमको पता हमको ऐसे कुछ करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते हैं, तो हम ये कहते हैं, कुछ वरीज होती है, कुछ टेंशन होते हैं, कुछ एंजाइटीज होती है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा कर लेता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे शरीर के ऊपर उसकी बहुत ही गहरी इफेक्ट होती है, जिसे हम आज तक समझ भी नहीं पा रहे हैं। तो योगा ने इसके बारे में काफ़ी मतलब डीपली स्टडी की हुई है, और अक्सर देखा गया है कि जब भी हमें मानसिक स्ट्रेस होता है तो उसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर ज़रूर होता है। जैसे कि अगर एक इंसान सतत स्ट्रेस के अंदर होता है, कंटिन्यूस स्ट्रेस के अंदर होता है, तो उनकी आर्टरीज जो है नैरो होती जा रही है, ब्लॉकेजेस पैदा हो जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है, डायबिटिक कंडीशंस हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं। जो लोग बहुत ही ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ही ज़्यादा जिनकी ज़िंदगी में एंजाइटीज़ रही हुई है, वो इंसान को अल्सर की बीमारी होती है। जॉइंट पेन्स अक्सर देखे गए हैं कि जो जॉइंट पेन्स, आर्थराइटिस वगैरह है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, स्पेशली अस्थमा के बारे में कहा गया है कि जो लोग खुल के रोते नहीं हैं, खुल के कुछ बोलते नहीं हैं, सब तनाव अपने अंदर रखते हैं, सारी अपनी मुसीबत, अपने प्रॉब्लम्स बॉटल अप करके रखते हैं, उनको अस्थमा की बीमारी अक्सर होती है। इसके लिए बोलते हैं कि दे डोंट क्राई, दे आर लंग्स वीक, उनके लंग्स रोते हैं। एंग्जाइटी में क्या होता है कि चिंताएं होती है, घबराहट होती है, अनइजीनेस होता है, नींद नहीं है, भूख नहीं है, कोई चीज़ में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो इसे हम टेक्निकली एंग्जाइटी बोलते हैं। इसका साधारण नाम है, कॉमन नेम है घबराहट। किसी किसी को ये घबराहट चालू रहती है 24 घंटे, किसी किसी को बीच में आती है, फिर थोड़ा टाइम रहता है जब भी ठीक होते हैं। दूसरी एक कॉमन समस्या है, आम समस्या है, आम बीमारी है साइकोलॉजिकल, जिसे डिप्रेशन बोलते हैं। इसे निराशा भी बोल सकते हैं, लेकिन ये निराशा ऐसी है कि ये चालू रहती है। खाली सिचुएशन है इसलिए ऐसा नहीं है, लेकिन सिचुएशन ख़त्म हो जाने पर भी ये निराशा निकलती नहीं है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जीना बहुत हो गया, सुसाइड कर लेते हैं। कि जब मानसिक तान तनाव बढ़ता है तो काफ़ी मानसिक समस्या इंसान में पैदा होती है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन को जैसे हम मायूसी या उदासी कह सकते हैं। इसके साथ साथ खास जिक्र करने वाली जो बीमारियां हैं वो है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स या मनोकायिक बीमारियां। इसका मतलब ये है कि जो लक्षण है बीमारी के वो शारीरिक रहते हैं, लेकिन जड़ में जाके अगर आप देखें तो उसका गहरा ताल्लुक मानसिक स्थिति के साथ होता है। हमारी जो मनोभूमिका रहती है वो अगर निगेटिव है, क्रॉनिक स्ट्रेस से हम परेशान हैं, तो उसका असर धीरे धीरे मन के साथ साथ बदन पे भी आ जाता है, और उसी से ये कई बीमारियां पैदा होती है। डिप्रेशन होता है कि जब कोई भी सिचुएशन से इंसान भाग जाना चाहता है, या कोई भी सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन बन गई है कि जहाँ पे इंसान को समझ में नहीं आता, एक कंफ्यूज स्टेट रहता है, एक ऐसा गमगीन स्थिति हो जाती है इंसान की एक ही बारे में सोचते हुए। ये डिवोर्स की वजह से हो सकते हैं, किसी करीबी इंसान की मौत की वजह से हो सकता है, फिर किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, या कोई प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है।
और ये डिप्रेसिव पर्सनालिटीज़ जो होती है ये बहुत ही अलग किस्म के लोग होते हैं जो बॉग डाउन हो जाते हैं, जो गम से, जो ज़िंदगी में आती मुसीबत है उनका सामना कर नहीं पाते हैं और उनसे भाग जाना चाहते हैं। उनकी समझ में आता नहीं है कि वो इससे किस तरह से बच पाए, तो वो फिर अकेलापन महसूस करते हैं, कन्फ्यूजन महसूस करते हैं, उनका जो खाना पीना होता है उसमें फ़र्क आ जाता है, या तो बहुत ज़्यादा खाया करते हैं जिसको बोलते हैं बिंज ईटिंग डिप्रेशन में, या तो बिल्कुल खाते नहीं हैं। तो साइकोलॉजिकल जो लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और अपने आप में रहना पसंद करते हैं, अपने आप में रहना शुरू कर देते हैं, किसी से बात ना करना, जो हमारी दिनचर्या की जो चीज़ें हैं उसको बिल्कुल इग्नोर करना वगैरह जो होते हैं, उससे हम डिप्रेसिव स्टेट बोलते हैं। ये सारी जो प्रोसेस चीज़ें हैं ये बहुत ही डलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, एक बहुत ही सुस्ती भरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। आदमी को ना कोई काम करने का मन है, ना कुछ करने का मन है, वो अपनी ही धुन में बैठा हुआ है, एक ही जगह पे बैठा हुआ है, वो एक्सरसाइज नहीं कर पाता है, ठीक से नींद नहीं आती क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत सारा स्टिमुलेंस होता है, तो ये स्टिमुलेंट ढंग की नींद नहीं आने देता, इसीलिए पूरे दिन का शेड्यूल जो है ये अपसेट हो जाता है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट माइंड के ऊपर होता है, माइंड इरिटेटेड होता है, कंसंट्रेट नहीं कर सकता। इसीलिए ज़रूरी है खाना ऐसा खाए जहाँ पे आदमी कंसंट्रेट कर सके। जैसे आजकल सारे टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स हैं, इनको सभी को लॉन्ग आवर्स एक ही जगह पर बैठ के कंप्यूटर पर बैठ के काम करने की आदत है। बच्चों को आजकल बहुत पढ़ाई का लोड है, इसीलिए ज़रूरी है कि खाना लाइट खाए कि इरिटेशन ना आए, कंसंट्रेशन, एनर्जी जो रिलीज़ है वो इजीली मिले। जैसे फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, एनर्जी स्लोली रिलीज़ होती है, वही एनर्जी अपटेक हो जाता है, ग्लूकोज मिलता है दिमाग को, तो अकॉर्डिंगली बहुत सिंपल सा इनटेक आउटपुट रिलेशन होता है। खाना हर 4 घंटे के बाद खाइए, एक्सेस खाना नहीं खाना है। एक्सेस खाना खाएंगे तो ये भी, जब खाना खाते हैं वो भी एक किस्म का स्ट्रेस है, क्योंकि द बॉडी हैज़ टू डाइजेस्ट जो भी खाना खा रहे हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि खाना इतना ही खाए कि 4 घंटे के बाद थोड़ी भूख लगे, थोड़ा सा एकदम भरपेट नहीं खाना है, थोड़ा सा एम्प्टी स्टमक खाना है। हाँ? और ज़रूरी है कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाए। बीच में अगर भूख लगे तो एक फ्रूट है या नींबू का रस है या छाछ है, ऐसी कोई भी चीज़ें ले ले। जैसा कि मैंने कहा कि क्रॉनिक स्ट्रेस होने से जो ब्लड प्रेशर टेम्पररीली बढ़ा हुआ रहता है वो वैसे ही बड़े लंबे अरसे तक बढ़ा ही हुआ रहता है और उससे फिर हाइपरटेंशन ये बीमारी आ जाती है। उसी तरह से ब्लड शुगर अगर सस्टेन, अगर ऊपर के लेवल तक बरकरार रही तो उससे फिर डायबिटीज़ हो सकता है। क्रॉनिक स्ट्रेस जिससे हमारे मसल्स, जो स्नायु है, वो ज़्यादा टेंस हो जाते हैं और इससे होता यह है कि जो जोड़ों के अंदर कुशन्स रहते हैं तो कुशन्स घिस जाते हैं, उससे जोड़ों का दर्द शुरू होता है जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। तो एक तरह का आर्थराइटिस उसका ताल्लुक भी साइकोलॉजी के साथ है, स्ट्रेस के साथ है, और वो भी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर में इसकी गिनती की गई है। स्किन की बीमारियां हैं, न्यूरोडर्मेटाइटिस है या सोरायसिस है, उनका गहरा ताल्लुक हमारी मानसिक स्थिति से है और वो भी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कहलाती है। इसी तरह से कोलाइटिस या अल्सर्स या जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी रहती है, मिसाल के तौर पे थायराइड, उनका डिसफंक्शन, ये सारी बीमारियां, अस्थमा या ब्रोंकाइटिस, इनका भी गहरा ताल्लुक हमारी मानसिकता के साथ है। और ये पाया गया है कि 70% बीमारियों में कोई ना कोई मानसिकता का रोल होता ही है, चाहे वो कितनी भी फिजिकल बीमारी हो। उस 70% फिजिकल बीमारियों में ये पाया गया है कि उसका को किसी न किसी तरह से मानसिकता के साथ उसका ताल्लुक रहा है। शादी के पहले मैं एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम किया करती थी, तो तब बहुत सारा तनाव था क्योंकि टाइम प्रेशर में काम करना पड़ता था, टारगेट्स मीट करने पड़ते थे। उस समय कोप करना बड़ा मुश्किल था, कुछ समझ में नहीं आता था, पूरा कन्फ्यूजन लगता था, ये भी करना है वो भी करना है। एक्चुअली बहुत एक्सपेक्टेशंस भी थी
क्योंकि थोड़े गुड परफॉर्मर भी थे, थोड़े सिंसियर भी थे, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा थी, तो ऐसे लगता था सब जगह मीट करना है, बट ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था, फिज़िकली भी एनर्जी थोड़ी कम थी तो वो पॉसिबल नहीं था, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी, कंफ्यूजन बढ़ जाता था। दो सब कुछ पता था, आता था, फंडामेंटल्स क्लियर थे जॉब में, बट वो इन एक्शन नहीं आते थे, काम के समय याद नहीं आते थे, कंसंट्रेशन कम हो गई थी, एनर्जी लेवल एकदम सैप्ड आउट लगती थी। दो कुछ नहीं किया हो, लेकिन क्योंकि सोचते रहते थे कि कैसे मैनेज करना है, कैसे करना है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, तो एनर्जी लेवल सैप्ड आउट लगती थी। तनाव के कारण जो साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे वो बहुत प्रोमिनेंट थे। फेस पे पिंपल्स हो गए थे और ऐसे मोटे मोटे हो जाते थे, दो एक ही होता था लेकिन बड़ा सा एकदम एकदम पता चल जाता था कि नॉट जैसा हो गया है। और ये दूसरा जो मेन ये हुआ वो मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे हुआ, काफ़ी फ़र्क पड़ा। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसे कहते हैं वो हो गया था, जिसमें ऑल्टरनेटली कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, और बिकॉज ऑफ जॉब कई बार बाहर भी खाना पड़ता था। शादी के बाद भी ऐसा था कि नई नई शादी हुई है तो बाहर खाना पड़ता था। अब इन सब चीज़ों से मुझे फ़र्क पड़ा। योग ने बहुत मदद की। एक तो रेगुलर आसन प्रैक्टिस से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो गया, दूसरा क्रियास की थोड़ी बहुत, उससे फ़र्क पड़ा। पानी का इंटेक कम था जो यहाँ पे समझा, वो बढ़ाया। खाने में बहुत फ़र्क पड़ा, बिकॉज कहते हैं कि जो नेवल रीजन है, नाभि की जो जगह है, जो पाचन तंत्र है, वो पहली जगह है जहाँ पर तनाव अफेक्ट करता है। दैट इज़ द फर्स्ट एरिया ऑफ अ बॉडी विच परसीव्स टेंशन। तो वही मैंने एक्सपीरियंस किया था। तो मेन था कि पॉजिटिविटी बढ़ाएं, थोड़ा रिलैक्सेशन बढ़ाएं, और फूड वाज द मेन एस्पेक्ट। सात्विक फूड यानी हल्का खाना, जल्दी खाना रात को, ये इन दो बातों ने मुझे बहुत हेल्प किया। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारा मानसिक संतुलन बरकरार रखें, और उसके लिए मैं ये कहूँगा कि योगा जैसी और ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो प्रणाली है, जो एक डिसिप्लिन है, वो मेरे ख्याल में और कोई है नहीं। योग की ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनको करने से हमारे शरीर की एनर्जी हमें काम करने के लिए मदद दे सकती है। पहले तो ये देखना होगा कि हम गलत एनर्जी का व्यय करना बंद करें। हम जब पैदा हुए हैं तभी हम टाइम प्रेशर में पैदा हुए हैं। टाइम प्रेशर मतलब हम 24 घंटे का दिन है, उसमें से 8 घंटा रेस्ट और बाकी काफी काम करने हैं दूसरे समय। समय का जो बंधन है वो समझने जैसा है। अमुक समय में अमुक चीज करके देनी है, अब टेंशन शुरू। अगर हमारे पास एनर्जी काफी है तो हम जल्दी कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। जरूरी यह है कि हम पहले हमारी एनर्जी को कंजर्व करें। ऐसी क्या क्या चीज है कि जहां एनर्जी का व्यय होता है वो कम से कम वो करना बंद करें। जैसे हम जब बोलते हैं तो काफी एनर्जी का व्यय होता है, इसलिए जब काम हो तब जितना कम बोल सकें उतना अच्छा। जब हम थक गए हैं जितना कम बोल सकें उतना अच्छा। जब हम टेंशन में होते हैं तब जरा ज़्यादा ही बोलते हैं, इसको बोल उसको बोल, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम है तब बोलना बंद करो, बहुत एनर्जी कंजर्व होगी। और जब ताकत आपके पास ज़्यादा रहेगी तो आप चीज़ों को पॉजिटिवली देख पाएंगे, नहीं तो डिफिकल्ट है। इंसान जब सोचता है तब काफ़ी एनर्जी का व्यय होता है, और वो भी नेगेटिव थिंकिंग में तो बहुत ही ज़्यादा। हम हमेशा कहते हैं कि भाई सोचना और एक्शन दोनों साथ साथ में चलने चाहिए। थिंकिंग एंड एक्शन शुड गो टुगेदर। ऐसी चीज़ जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचिए ही मत। उसी तरह अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा रेस्ट कर लेता है तो भी शरीर में एनर्जी नहीं रहती। कोई भी चीज़ जब आप ज़रूरत से ज़्यादा करते हो तो उससे नुकसान होता है। खाना भी अगर ज़्यादा खा लिया तो एनर्जी वेस्ट होगी, खाना अगर कम खाया तो वेस्ट होगी। फिजिकली एक्टिविटी अगर बहुत ज़्यादा कर ली तो एनर्जी चली जाएगी, और अगर बहुत आराम कर लिया तो एनर्जी चली जाएगी। क्यों मत समझो कि बहुत आराम करने से एनर्जी मिल जाती है, बिल्कुल नहीं। एक्टिविटी ज़रूरी है एनर्जी के लिए। सही प्रमाण में इंसान को समझना पड़ेगा कि कितनी एक्टिविटी करने से उसे फ़ायदा है। जैसे चलना, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आदमी जब चलता है इंसान तो हमारे सारे शरीर के सब मसल्स का यूज़ होता है, सब मसल्स में से तनाव हट जाता है और
शरीर के अंदर जो ऊर्जा का जो सर्कुलेशन है वो सही हो जाता है। रोगों को हटाने में तो मदद मिलती ही है। इसीलिए चलते रहें, चलते रहें। शास्त्रों में कहा है चरय वेति, चलते रहो, कुछ न कुछ करते रहो। काम तो अभी कुछ करता नहीं हूँ, रिटायर आदमी हूँ, लेकिन घर के काम सब कर लेता हूँ, बाहर जाना आना, बैंक इधर उधर। ऐसी तबीयत मेरी कोई कंप्लेंट नहीं थी, आई वॉज ऑल राइट। लेकिन 3-4 साल पहले ऐसे हुआ कि सडनली मुझे महसूस होने लगा कि मैं चलने फिरने में तकलीफ हो रही है, मुझे थक जाता हूँ जल्दी से। और 3 महीने में तो हालत ऐसी हो गई कि 10 कदम चलो और बैठ जाओ, चल ही नहीं सकता था। फिजिशियन को ये बात बताई, ये बोल भाई ये सडन ऐसे होता है तो कुछ प्रॉब्लम लगती है सीरियस, चलो हम टेस्ट करवाते हैं सर। जब भी स्ट्रेस टेस्ट करने गया हिंदुजा हॉस्पिटल में, तभी उन लोगों ने जैसी शुरुआत की वो बंद कर दिया। बोला नहीं, आपको हार्ट को ब्लड सप्लाई ही नहीं हो रहा, इट्स सीरियस। तो कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया वहाँ के कि भाई इमीडिएटली आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, बाईपास करवानी पड़ेगी, ये दवा ले लो। और ये शुरू हो गया। तो दिस वॉज अ शॉक कि सडन ऐसे कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, और सडनली ये हो गया। फिर ये होने के बाद यहाँ आना शुरू किया रेगुलर, हर संडे आते थे। तो ये लोग सब तरह से ऑल जैसे होलिस्टिक अप्रोच, ऐसा ही योग वाले का, योगा इंस्टीट्यूट का अप्रोच था। यानी खाली शरीर का नहीं देखना है, शरीर का देखना है, मन का देखना है, बुद्धि का देखना है, आत्मा का देखना है, स्पिरिचुअलिटी, सब कुछ, सब चीज़ देखनी है। तो इस हिसाब से उन्होंने पहले बोला शरीर के लिए क्या करना है, तो आपकी ताकत बढ़ानी है, ब्लड पंपिंग ये सब बढ़ाना है, उसके लिए आप योगासन करो। योगासन के सिवा और कुछ एक्सरसाइज है, बेस्ट इज़ वॉकिंग। आप दौड़ वगैरह सकते नहीं, स्विमिंग कर नहीं सकते, तो चलो आप सुबह शाम कम से कम आधा घंटा वॉकिंग लो, तो बॉडी सप्पल हो जाती है, सब स्ट्रेचेस वगैरह अच्छे हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज और वॉकिंग ये मेन पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। फिर उन्होंने डाइटिंग का बताया सब कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। बोले पहले का सब भूल जाओ, बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दे कन्विंस्ड अस इज दैट के हमारा पार्टिसिपेंट का कोऑपरेशन होना इसमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो लोग तो हफ्ते में एक बार आके बता देंगे ये करो, ये मत करो, वो करो, लेकिन फिर ध्यान रख के वो सब करना, ये तो जिम्मेदारी होती है हमारी, पेशेंट की जिम्मेदारी होती है। 10 साल से डायबिटीज़ से मैं परेशान हो रही थी, और मुझे थायराइड 26 ईयर से थायराइड की बीमारी थी, और मुझे थायराइड की वजह से, बोलो कि कई की वजह से बार बार मुझे चेस्ट पेन होता था, सीढ़ी चढ़ने में बहुत तकलीफ होती थी, और कोई ज़रा भी बोलेगा तो मुझे सहन नहीं होता था, गुस्सा जल्दी से आ जाता था। अभी मैं रोज़ योगा का आसन करती हूँ, मेरी डायबिटीज़ की दवाई भी अभी कम हो गई, और कम करने से भी नॉर्मल है, मेरा रिपोर्ट अभी नॉर्मल आ रहा है। 6 महीने से लगातार मैं चेक करवाती हूँ तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है डायबिटीज़। नहीं तो मेरे को 400 तक मेरा डायबिटीज़ जाता था। भी गुस्सा मेरे को कोई बोलता तो पहले मेरे से सहन नहीं होता था, अभी मुझे गुस्सा भी बहुत कम हो गया, और काम करने की मुझे एनर्जी भी अच्छी है। हम पंच महाभूत के बने, ये सारी प्रकृति की चीज़ें हमें एनर्जी ही देंगी, ऊर्जा ही देंगी। जैसे जल, सवेरे उठते से ही थोड़ा सा 1 से 2 ग्लास गर्म पानी पी लिया जाए, गर्म होने से और ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। उसी तरह सवेरे जरा प्रकृति में अपने आप को ले जाओ, जरा सवेरे मॉर्निंग वॉक कराएं। प्रकृति की हर चीज़ों में बहुत ताकत होती है सवेरे, इसलिए सूर्य, उगते हुए सूर्य को अगर देख लिया तो बहुत ही स्ट्रेंथ मिलेगी। उसी तरह पेड़ पौधे, फूल, इन सब से बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। उसी तरह एक और चीज़ जिससे एनर्जी बढ़ती है वो है स्नान। इंसान जब स्नान करता है ना, तब वो पानी, जल का उपयोग कर रहा है और उससे पूरे शरीर को घर्षण कर रहा है। एक छोटा सा टर्किश टॉवेल ले लें और उससे पूरे शरीर को घर्षण करें। शावर के नीचे खड़े हो जाएं या टॉवेल को पानी में गीला करके बाल्टी में और शरीर पर मलते रहें। इससे भी शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, शरीर की जो टॉक्सिन है, टेंशन है, वो हट जाएगा। हमारे एनर्जी के लेवल को सही लेवल पर रखना ये हमारा धर्म है, कभी भी वो लो ना हो जाए। उसी तरह इंसान अगर 10 मिनट भी थोड़ा सा लेट जाए, जब भी वक्त मिले, जिसे हम शवासन कहते हैं, तो हमारे शरीर की ऊर्जा में बढ़ावा होगा। काम तो हमें सब करना ही है, मगर काम के बीच में थोड़े वक्त के लिए शांत होना आना चाहिए।
दिन भर जब हम काम करते हैं तब अगर नक्की कर लें कि भाई थोड़ी देर के लिए सोचना बंद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसे हम मेडिटेशन कहते हैं। अब हम आपको एक मेडिटेटिव आसन बताने जा रहे हैं, जिसमें बैठ के आप काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान में बैठ सकते हैं। तो देख लीजिए किस तरह से इसे करना है, लेकिन इससे पहले ये ध्यान में रहे कि ये जो मेडिटेटिव पोस्चर हम करते हैं, ये एक हाथ जो है सिर्फ सिंबॉलिक है। बाकी ये जब हम आसन करते हैं तो इसमें हम इतना ध्यान में रखते हैं कि हमारी सारी जो सेंसेस है, इंद्रियां है, उसे हम इनवर्ड डायरेक्ट कर देते हैं। अक्सर हम बाहर की दुनिया को ही देखने में तल्लीन रहते हैं, तो यहाँ पर हमें हमारी आंखें, हमारी नासिकाएं, हमारे होंठ और हमारे कान, ये सब बंद करके हमें अपने अंदर झांकना है। किस तरह से ये मुद्रा की जाती है ये आप देख लें। कोई भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ सकते हैं, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन। सीधे बैठना है, बैक को बिल्कुल सीधे रखना है, मन आपका शांत हो। अब हाथों का पोजीशन जरा ध्यान से देख लीजिए। 2 अंगूठे से आपको आपके कान बंद करने हैं। आपकी इंडेक्स फिंगर से आपको आपकी आंखें बंद करनी है। सबसे बड़ी जो उंगली है, ये दोनों उंगलियां से नासिकाओं को बंद करना है, एकदम दबा के नहीं, सिर्फ धीरे से थोड़ा सा प्रेशर वहां रखना है। हमारी जो रिंग फिंगर है वो हमारे ऊपर के जो होंठ है उसके ऊपर रहेगी, और छोटी जो 2 उंगलियां हैं वो नीचे के जो होंठ है उसके नीचे रहेगी। इस तरह से हमने हमारी सारी सेंसेस बंद कर ली है। ना हम सुन सकते हैं, ना हम कुछ सूंघ सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं, ना कुछ फील कर सकते हैं। इसे योनि मुद्रा कहते हैं। और ये मुद्रा में बैठकर आपको अपने मन के अंदर झांक के देखना है, क्योंकि द सोर्स ऑफ ऑल द हैप्पीनेस इज विद इन अस। हम अंदर झांक रहे हैं। थोड़ी देर जितना आप बैठ सकते हैं उतना बैठे, और उसके बाद अगर समझो आपके हाथ थक जाते हैं तो हाथों को नीचे कर दे, लेकिन इसी अवस्था में कम से कम 10 मिनट तक बैठे रहें। जब तक आपसे मुनासिब हो बैठिए, और उसके बाद पूर्ण स्थिति में आ जाए। धीरे धीरे उंगलियां को हटाए और हाथ को नीचे रख दें। अक्सर देखा गया है कि हमारा ध्यान जो है हमेशा बाहर की दुनिया में ही रहता है। हम कभी भी हमेशा बिजी रहते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, देखते हैं तो बाहर, सुनते हैं तो बाहर की बातें, बोलते हैं तो बाहर के लोगों के साथ। इस आसन में जब हम बैठते हैं तो हम बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाते हैं। हमारा ध्यान हमारी आत्मा की ओर लगा रहता है। ये आसन मेडिटेटिव पोस्चर है, और ये आसन करने से बहुत ही अच्छा मेडिटेशन हमारा होता है। इसमें हमारा ध्यान बढ़ता है, और यहाँ पे हम बाहर की दुनिया की जो शोरगुल है वो भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। आप जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं तो सोच क्यों रहे हैं? शांति से बैठो, आंखें बंद कर लो और आवाज़ें सुनो। जब देखना हो तब आंखें खुली रखो, नहीं देखना हो तो बंद करो। काफ़ी एनर्जी कंजर्व होगी। गांधी जी ये बहुत आसानी से करते थे। वो जब भी बम्बई आते थे तो यहाँ की लोकल ट्रेन जो होती है उसमें वो ट्रैवल करते थे, और ग्रैंड रोड स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन आती वो चढ़ जाते और देखते कहाँ बैठने को जगह है, जाकर बैठ जाते और आंख बंद कर लेते। लोगों को लगता कि वो सो गए, लेकिन वो सोते नहीं थे, वो सिर्फ आवाज़ सुन रहे। ग्रैंड रोड से ट्रेन निकली, खटर खटर आवाज़ आ रही है, वो सुन रहे हैं, फिर चली, फिर बॉम्बे सेंट्रल रुकी, बराबर पता है। इस तरह उन्हें पता होता है सब स्टेशन का। और जब ट्रेन सांता क्रूज स्टेशन पर आकर रुकती
तब वो आँख खोलते, उठते और उतर जाते। ये बहुत ही सुंदर बात है कि जहाँ जिसकी जितनी ज़रूरत है उतना कार्य करना, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसे बंद करना, जहाँ सोचना है वहाँ सोचना, जहाँ नहीं सोचना है बंद करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये तभी संभव है जब हम जागरूक रहें कि हम क्या कर रहे हैं। ये एक सिंपल टेक्निक योग में बताई है कि आप वर्तमान में रहो, फ्यूचर में या पास्ट में नहीं। क्या होने वाला है वो सोचो मत, और क्या हो चुका है वो सोचो मत। वर्तमान में रहो, और वर्तमान में रह के जो कार्य कर रहे हो उसको पूरे ध्यान से करो, तो एनर्जी सही रहेगी। अब हम आपको एक प्राणायाम दिखाने जा रहे हैं। ये प्राणायाम खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो शहरों में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन का लेवल बहुत ही ज़्यादा है और अक्सर हम देखते हैं कि लोगों को कफ, कोल्ड, ब्रोंकाइटिस वगैरह की बीमारियाँ रहती है, वायरल फीवर वगैरह वगैरह सब काफ़ी लोगों को रहता है यहाँ पे। तो ये किस तरह से ये प्राणायाम किया जाता है ये आप देख लीजिए। सीधे खड़े रहना है, हाथ अपने साइड में रखें, फिर 1 फुट का डिस्टेंस अपने पैरों से लेकर पैरों को अलग करें। 1 फुट का डिस्टेंस आपके पैर में होना चाहिए। पैर एकदम समांतर रहने चाहिए। हाथ को आपको रिब केज के पास, पंजर के पास रख देना है इस तरह से, और सांस अंदर लेकर ये पूरा जो हमारा रिब केज है उसे एक्सपांड करना है साइड की ओर। सांस अंदर लेकर रिब केज को एक्सपांड करें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए रिब केज को वापस कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो ये एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है, ये जो स्थिति है ये हमारे लंग कैपेसिटी बढ़ाती है। अक्सर देखा गया है कि हम अपने लंग को सिर्फ 1/3 कैपेसिटी हम उसकी यूज़ करते हैं। जब हम ये प्राणायाम करते हैं तो अपने आप लंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन इनटेक बढ़ जाता है। 10 बार शुरू करें इनिशियली और फिर 20 तक आप बढ़ाएं। हमेशा याद रहे कि सांस अच्छी तरह से अंदर लेनी है, क्योंकि अगर आप सांस अंदर नहीं लेंगे तो हो सकता है कि कभी आपको ऐसा लगे जैसे चक्कर आ रहे हैं। तो सांस बराबर अंदर रहे और बराबर बाहर निकालें। कोल्ड, कॉफ, अपर ट्रैक रेस्पिरेटरी जो डिजीजेस होते हैं, फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस वगैरह, उनके लिए, और एस्थमा की जिनको बीमारी है उनके लिए ये प्राणायाम बहुत जरूरी है। हमें अपने आप को समझना पड़ेगा। हमें पता लगना चाहिए कि कितना काम करने से हम नहीं थकते, उतना करें, ना बोलना आए, और थोड़ी देर अगर शांति से बैठकर एनर्जी को बढ़ा लें तो वो करना है। व्यक्ति को खुद को पहचानना आना चाहिए, अपनी एनर्जी को संभाले रखना है, वो उसका धर्म है, ड्यूटी है। देखे ये कि वो लो एनर्जी में, जब एनर्जी नहीं है तब कोई कार्य ना करे, नहीं तो वो कार्य गलत ही होगा। काफ़ी इस पर रिसर्च हुए हैं, देखा ये गया है कि अगर व्यक्ति थोड़ा काम और थोड़ा 5 मिनट का आराम इस तरह करता है तो उसके पास बहुत एनर्जी बचती है, और अगर व्यक्ति सब काम एक साथ करने के बाद में आराम करता है तो एनर्जी का व्यय काफ़ी होता है। तो ये जो 2 कॉम्बिनेशन है, वर्क एंड रेस्ट, उसका एक कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, और वो करने से हम काफ़ी काम कर पाएंगे। जिंदगी काम करने के लिए है, करते चले, मगर ये हमारा जो स्वभाव है कि काम खत्म होगा फिर हम आराम करेंगे, ये स्वभाव बदले। काम तो हमेशा बना रहेगा, जिंदगी भर काम करना है, लेकिन काम और रेस्ट, काम और योग की प्रक्रियाएं, इसका कुछ कॉम्बिनेशन कर डालें, बहुत अच्छा रहेगा।